नमस्ते, मेरा नाम है सौरभ और आप देखना शुरू कर चुके हैं दी लल्लन टॉप शो। इटली में वैज्ञानिकों और शोधकर्ताओं को एक झिलमिलाता हुआ काले रंग का पत्थर मिला था। उस पर लंबे समय तक शोध किया गया। फिर नेपल्स फेडेरिको सेकेंड विश्वविद्यालय के प्रोफेसर पियर पाओलो पेट्रोन के नेतृत्व में रिसर्च हुई, जिसकी रिपोर्ट को ब्रिटेन के प्रतिष्ठित मेडिकल जर्नल न्यू इंग्लैंड जर्नल ऑफ मेडिसिन ने छापा। पता लगा कि ये तो काले रंग का टुकड़ा पत्थर जैसा दिख रहा है। असल में वो पत्थर नहीं बल्कि 2000 साल पुराना ह्यूमन ब्रेन यानी इंसानी दिमाग है। ये दिमाग रोमन साम्राज्य के किसी सदस्य का है जो ज्वालामुखी के विस्फोट के बाद फट गया। स्क्रीन पर आप देख रहे होंगे वो पत्थर, देखकर अचंभा सा लग रहा होगा कि क्या वाकई ये एक इंसानी दिमाग है, पर भाई साइंटिस्टों ने बोला है तो मानना पड़ेगा। 2000 साल पहले आए विस्फोट में रोमन साम्राज्य के 2 शहर पोम्पेई और हरकुलेनियम भस्म हो गए थे। 520 डिग्री तापमान ने एक इंसान के दिमाग का ये हाल कर दिया। अब भी उस पर रिसर्च चल रही है। मनुष्य का दिमाग कितना महत्वपूर्ण है, इस एक खबर से आप समझ सकते हैं। अब एक सवाल पर आते हैं। ज्वालामुखी की गर्मी इंसान को लग जाए तो दिमाग जलकर ऐसा हो सकता है, मगर किसी के दिमाग की गर्मी समाज को लग जाए तो क्या होता है? हो सकता है कि 2000 साल बाद इस पर कहीं कोई रिसर्च हो तो संभवतः वो हिंदुस्तान को लेकर हो। ये हाइपोथेटिकल बात है, मगर सत्य ये है कि दिमाग की गर्मी ने ही समाज को जलाने का काम किया। यही गर्मी जुबान से किसी दूसरे धर्म का अपमान कराती है। यही गर्मी ही मजहब के नाम पर गला कटवा देती है, जिसका खामियाजा पूरे देश और समाज को भुगतना पड़ता है। पुलिस थाने से होते हुए बात सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच जाती है। दिन की बड़ी खबर में सबसे पहले बात इसी पर। बीजेपी के प्रवक्ता रही नुपुर शर्मा ने एक टीवी डिबेट के दौरान पैगंबर मोहम्मद पर विवादित टिप्पणी की थी, जिसको लेकर देश विदेश में विरोध हुआ। राजनयिक तौर पर भी फजीहत झेलनी पड़ी थी। बीजेपी ने पार्टी से सस्पेंड किया, मगर विरोध फिर भी चलता रहा। नुपुर शर्मा पर देश के अलग अलग थानों में कई एफआईआर भी दर्ज हुई। उनको जान से मारने की धमकियां मिली तो उनकी तरफ से भी एफआईआर की गई। आज उनकी तरफ से एक याचिका सुप्रीम कोर्ट में लगाई गई। मांग थी कि उनकी जान को खतरा है, इसलिए सभी केस दिल्ली में ट्रांसफर कर दिए जाएं। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर नुपुर शर्मा को जमकर फटकार लगाई। दिल्ली पुलिस को खरी खोटी सुनाई। मोटा माटी आपको पता होगा, मगर चलिए थोड़ा डिटेल में और शुरू से बात समझते हैं। सुबह के 11 बजे जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस JB पारदीवाला के बेंच के सामने सुनवाई शुरू हुई। नुपुर शर्मा के वकील के तौर पर सीनियर वकील मनिंदर सिंह पेश हुए। याचिका NV शर्मा नाम से दाखिल हुई थी। याचिका की कॉपी देखते ही जस्टिस सूर्यकांत ने पूछा, ये याचिका भ्रामक नाम से क्यों है? इस पर वकील मनिंदर सिंह ने कहा उनकी जान को खतरा है। इस पर जस्टिस सूर्यकांत ने तल्ख होते हुए कहा उन्हें खतरा है कि वो सुरक्षा के लिए खतरा है। जिस तरह से उन्होंने पूरे देश की भावनाओं में आग लगा दी, देश में जो कुछ हो रहा है उसके लिए अकेले ये महिला जिम्मेदार है। हमने उस बहस को देखा कि कैसे उकसाया गया, लेकिन उसके बाद उन्होंने जिस तरह से ये सब कहा और बाद में बोली कि वो वकील थीं, ये शर्मनाक है। शी शुड अपोलोजाइज टू द होल कंट्री, मतलब कि वो पूरे देश से माफ़ी मांगे। वकील ने कहा वो माफ़ी मांग चुकी हैं। इस पर फिर कहा गया माफ़ी मांगने और बयान वापस लेने में बहुत देर हो चुकी थी। उसने सशर्त बयान वापस लेते हुए कहा कि अगर भावनाएं आहत होती हैं तो माफ़ी मांगती हूँ। उन्हें टीवी पर आकर पूरे देश से माफ़ी मांगनी चाहिए। अब तक कोर्ट की तरफ से फटकार लग चुकी थी। इस पर वकील मनिंदर सिंह अपनी दलील को आगे बढ़ाते हुए कहते हैं कि एफआईआर सबसे पहले दिल्ली में हुई थी। इस पर जस्टिस सूर्यकांत ने फिर कहा, इस पर दिल्ली पुलिस ने क्या किया है? हमारा मुंह मत खुलवाइए। टीवी पर डिबेट किस लिए थी? सिर्फ एक एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए थी। उन्होंने न्यायालय के विचाराधीन मामले को बहस के लिए क्यों चुना? ये सवाल इसलिए पूछा गया कि उस वक्त ज्ञानवापी मुद्दे पर टीवी चैनल बहस कर रहा था। आगे जस्टिस कांत ने कहा, ऐसे कृत्य वो लोग करते हैं जो बिल्कुल भी धार्मिक नहीं होते हैं। इस पर वकील मनिंदर सिंह ने कहा, अब उन्हें मजिस्ट्रेट कोर्ट में बुलाया जाएगा। फिर कोर्ट की तरफ से टिप्पणी आई। उनका बयान उनके हठी और अहंकारी चरित्र को दर्शाता है। उन्हें अदालतों में जाना चाहिए। जस्टिस सूर्यकांत ने आगे कहा, क्या होता है कि अगर वो किसी पार्टी की प्रवक्ता हैं, वो सोचती हैं कि उनके पास बैकअप पावर है और वो बिना देश के कानून की परवाह किए बिना
कोई भी बयान देती हैं, कभी कभी सत्ता का नशा लोगों के सिर पर चढ़ जाता है और उन्हें लगता है कि वही सब कुछ है। इस पर वकील ने कहा, एंकर का सवाल था जिस पर उन्होंने जवाब दिया। इस पर कोर्ट ने कहा, तब तो एंकर के खिलाफ भी केस होना चाहिए था। वकील ने दलील दी कि ऐसा कहने का कोई इरादा नहीं था। बार बार कहा जाता था कि शिवलिंग नहीं फव्वारा है, फव्वारा है। ये बात दूसरी तरफ से डिबेटर ने कही थी। आगे कहा कि अगर यही स्थिति रही तो प्रत्येक नागरिक को बोलने का अधिकार नहीं होगा। इस पर जस्टिस सूर्यकांत की टिप्पणी नोट करने लायक है। उन्होंने कहा, इन अ डेमोक्रेसी एवरीवन हैज अ राइट टू स्पीक। इन अ डेमोक्रेसी ग्रास हैज राइट टू ग्रो एंड डंकी हैज द राइट टू ईट। मतलब इस देश में हर किसी को बोलने का अधिकार है। इस लोकतंत्र में घास को उगने का हक है, गधे को खाने का। इसके बाद वकील मनिंदर सिंह उन राज्यों का नाम पढ़ने लगते हैं जहां जहां नूपुर शर्मा के खिलाफ केस दर्ज है, और उसके बाद अर्नब गोस्वामी केस का हवाला देते हुए मिसाल दी कि कैसे पत्रकारिता की आज़ादी को संरक्षित करने की ज़रूरत है। इस पर फिर जस्टिस सूर्यकांत ने कहा, देयर इज नथिंग लाइक दैट प्रिंसिपल ऑफ लॉ लेड डाउन विच यू विश टू सबमिट। मतलब कि कानून सिद्धांत जैसा कुछ भी नहीं है जैसा आप प्रस्तुत करना चाहते हैं। इस पर दलील को आगे बढ़ाते हुए वकील मनिंदर सिंह ने कार्रवाई के एक ही कारण पर कई आपराधिक कार्रवाई के मसले पर टीटी एंटनी फैसले का जिक्र किया। फिर कोर्ट की तरफ से कहा गया, आप इस मामले में संबंधित उच्च न्यायालयों का दरवाजा खटखटा सकते हैं और इस कानून का हवाला दे सकते हैं। जिरह यही नहीं रुकी। इस पर फिर वकील ने कहा, यह केवल एक ही एपिसोड के लिए था, यह निर्धारित कानून सभी नागरिकों के लिए है। जस्टिस कांत ने फिर तल्ख लहजे में कहा, सभी नागरिक नहीं, यहाँ एक व्यक्ति के साथ विशेष व्यवहार किया गया। इस पर वकील मनिंदर सिंह ने जोर देकर कहा, एक ही घटना पर एक से अधिक एफआईआर नहीं हो सकती। फिर जस्टिस सूर्यकांत ने कहा, एक पत्रकार की स्वतंत्रता की तुलना उस राजनीतिक प्रवक्ता से नहीं की जा सकती जो टेलीविजन पर बयान दे रहा है और देश भर में भावनाओं को भड़का रहा है। तो यहां तक ये बात बिल्कुल साफ हो चुकी थी कि सुप्रीम कोर्ट नूपुर शर्मा के बयान से खासा नाराज है, और नाराजगी पुलिस की कार्यशैली पर भी थी, क्योंकि आगे मनिंदर सिंह ने कहा, लेकिन मौलिक अधिकार तो सबको है, ये तो बस एक घटना थी, दिल्ली में एक एफआईआर हुई है। फिर जज ने पूछा, एफआईआर का क्या हुआ? वकील ने कहा, वो जांच में शामिल हो रही हैं। जस्टिस सूर्यकांत इस मार्के की टिप्पणी करते हुए बोले, देन व्हाट हैपेंड, देयर मस्ट हैव बीन रेड कारपेट फॉर यू। और रेड कारपेट मतलब पूछा कि उसके बाद क्या हुआ, आपके लिए वहां लाल कालीन बिछी रही होगी। इस पर वकील की तरफ से कुछ और केसों का हवाला दिया गया। कहा कि अगर उन्होंने कुछ गलत किया है तो गिरफ्तार कर सकते हैं। इस अदालत ने कई एफआईआर के लिए एक मानदंड निर्धारित किया है, कानून के साथ समान व्यवहार होना चाहिए। इस पर जस्टिस सूर्यकांत ने कहा, जब आप किसी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करते हैं तो वो गिरफ्तार होता है, लेकिन आप नहीं। यह आपके दबदबे को दर्शाता है। यहाँ बात उस एफआईआर की हुई जो नूपुर शर्मा की तरफ से जान से मारने की धमकी देने वाले पर कराई गई थी, और गिरफ्तारी भी हुई। आखिर में जस्टिस सूर्यकांत ने कहा, क्षमा करें, यदि इस न्यायालय से संतुष्ट नहीं है तो उसके अनुसार कानून बनाया जा सकता है। इसके बाद वकील मनिंदर सिंह ने कहा, मैं अपनी याचिका वापस लेता हूं। ये पूरी सुनवाई सुप्रीम कोर्ट की 2 जजों की वैकेशन बेंच कर रही थी, क्योंकि अभी सुप्रीम कोर्ट में छुट्टी चल रही है। अधिकतर टिप्पणियां जस्टिस सूर्यकांत की तरफ से आईं। इस दौरान सिर्फ एक लाइन की टिप्पणी की जस्टिस जेपी पारदीवाला ने भी। उनकी तरफ से कहा गया, उदयपुर में हुई दुर्भाग्यपूर्ण घटना का जिम्मेदार भी नूपुर शर्मा का बयान था, जिसके बाद सहमतियों और असहमतियों का दौर भी चल पड़ा। काफ़ी दिनों बाद ऐसी सुनवाई हुई जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने इस तरह से किसी मामले पर तल्ख और तीखे लहजे में टिप्पणी की। हालांकि जब कोर्ट का लिखित जजमेंट आया तो उसमें ये सारी बातें नहीं दर्ज थीं। वो सब कुछ वर्बल कन्वर्सेशन ही रहा, कुछ भी लिखित नहीं रिकॉर्ड किया गया। कोर्ट का पूरा आदेश सिर्फ 3 लाइनों में निहित था। लिखित आदेश में सिर्फ यही कहा है कि वकील दूसरे कानूनी विकल्पों का इस्तेमाल करने के लिए याचिका वापस लेना चाहते हैं, हम अनुमति दे रहे हैं। इसके बाद शुरू हुआ प्रतिक्रियाओं का दौर। कल जो लोग महाराष्ट्र में फ्लोर टेस्ट के आदेश के बाद सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर सवाल उठा रहे थे, आज वो सुप्रीम कोर्ट में विश्वास की बातें करने लगे। ठीक उसी तरह कल जो लोग फ्लोर टेस्ट वाले फैसले पर खुश थे, वो आज कोर्ट की टिप्पणियों पर सवाल उठाने लगे। आप दोनों तरफ के लोगों की विचारधारा और मंतव्य को समझ सकते हैं। खैर, इसके बाद ट्विटर पर #ब्लैक डे फॉर डेमोक्रेसी, सुप्रीम कोर्ट कंप्रोमाइज जैसे हैशटैग चलाए जाने लगे। अभिनेता अनुपम खेर ने तो ट्वीट कर लिख दिया,
योर ऑनर, डू समथिंग ऑनरेबल अबाउट योर ऑनर। मतलब कि जज साहब अपने सम्मान के लिए कुछ सम्मानजनक करें। गीतकार मनोज मुंतशिर ने लिखा, मैं समझता हूं माननीय उच्चतम न्यायालय का ये वक्तव्य नूपुर शर्मा के विरुद्ध भावनाएं भड़का सकता है, उनकी जान खतरे में पड़ सकती है। जुडिशरी भी शब्द संपादित किए बिना बोलने लग जाए तो निसंदेह हम कठिन समय से गुजर रहे हैं। तो इस तरह की टिप्पणियां सुप्रीम कोर्ट के माननीय न्यायाधीशों पर की गई। शाम होते होते नूपुर शर्मा के समर्थन में सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी पर धार्मिक नेता अजय गौतम ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को पत्र याचिका भेज दी। उनकी तरफ से कहा गया, नूपुर ने जो कहा वो धार्मिक ग्रंथ का हिस्सा है, दबाव बनाने को योजनाबद्ध हिंसा की गई, नूपुर पर खतरा है, बिना मुकदमा चले और कुछ साबित हुए सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की, इन टिप्पणियों को वापस लिया जाए। ऐसी तमाम प्रतिक्रियाएं नूपुर शर्मा के समर्थन में सोशल मीडिया पर आई हैं, मगर बीजेपी की तरफ से सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियों पर खामोशी बरती गई। बिहार सरकार में मंत्री शाहनवाज हुसैन से सवाल हुआ तो सुनिए क्या कहा। अभी तो हमने इन्वेस्टर मीट में ही हमें न अखबार पढ़ा न टीवी देखा है। शाहनवाज हुसैन बोल गए कि उन्हें मसले की कोई जानकारी नहीं है, मगर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियों के बाद आज विपक्ष को अच्छा मौका मिला। सुनिए राहुल गांधी और असदुद्दीन ओवैसी ने क्या कहा। Yes, of course the Supreme Court has said this. It's true. But the atmosphere in the country has been created by the ruling dispensation, right? It is not the person who has made the comment. It is the Prime Minister, it is the Home Minister, it is the BJP and the RSS that has created this environment in the country. This environment of anger, this environment of hatred, and frankly the creation of this environment in the country is an anti-national act. This is against the interest of India, it is against the interest of the people of India, and it is completely wrong. क्या देश के प्रधानमंत्री अब दोबारा उनको ये सब बातें सुनने पड़ रही हैं, अभी भी रिएक्ट नहीं करेंगे कि देश के प्रधानमंत्री क्यों नहीं रिएक्ट करना चाह रहे? प्रधानमंत्री को समझना चाहिए कि सस्पेंशन पनिशमेंट नहीं है। हम प्रधानमंत्री से अपील कर रहे हैं कि आप सिर्फ नूपुर शर्मा के प्रधानमंत्री नहीं हैं, आप देश की 133 करोड़ जनता के प्रधानमंत्री है, जिसमें 20 करोड़ के करीब मुसलमान भी हैं। आपको ये भी देखना पड़ेगा। तो हम प्रधानमंत्री से पूछना चाह रहे हैं कि नूपुर शर्मा को कब तक बचाएंगे, क्यों नहीं अरेस्ट करवाते आप? और तीसरी बात यह है कि हैदराबाद में उनकी नेशनल एग्जीक्यूटिव कमेटी की मीटिंग हो रही है और नूपुर शर्मा उसकी मेंबर है। क्या देश के प्रधानमंत्री नूपुर शर्मा को दावत दी है हैदराबाद में आने के लिए? क्या एनएसी उस पर बात करेगी? आपकी एनएसी की मेंबर है, आप कहेंगे हमने सस्पेंड किया। किससे सस्पेंड किया आपने? आपने स्पोक्स पर्सन से सस्पेंड किया उनको, एनएसी की मेंबर आज भी है वो। तो इसीलिए हम देश के प्रधानमंत्री से ये फिर से हमारा डिमांड करते हैं कि वो नूपुर शर्मा को अरेस्ट करवाएं और उन पर जो आईपीसी सीआरपीसी का सेक्शन लगता है उसके मुताबिक कार्रवाई करें। कब तक बचाएंगी भाजपा? भाजपा बचा रही है नूपुर शर्मा को। विपक्ष ने नूपुर शर्मा के बहाने प्रधानमंत्री मोदी को निशाने पर लिया। इस मामले में उनकी चुप्पी पर सवाल किया। एक सवाल इस दौरान और भी उठा, जब ऑल्ट न्यूज के मोहम्मद जुबैर और नूपुर शर्मा दोनों पर एक जैसे मुकदमे हैं, एक जैसे आरोप हैं, एक जैसी धाराएं हैं लगी हैं, तो कार्रवाई एक जैसी क्यों नहीं हुई? सवाल यह भी कि सुप्रीम कोर्ट की इतनी तल्ख टिप्पणियों के बाद क्या नूपुर शर्मा को गिरफ्तार किया जाएगा? इसका जवाब शायद दिल्ली पुलिस ही दे पाए। रहा सवाल नूपुर शर्मा पर जान के खतरे का, तो इसमें कोई संदेह नहीं है कि उनकी जान को खतरा है। ऐसा इसलिए क्योंकि जब उनके समर्थन में एक पोस्ट डालने पर उदयपुर में कन्हैयालाल की बेरहमी से हत्या हो सकती है, तो इस अंदेशे से भी इनकार नहीं किया जा सकता है। ऐसे में जितनी जरूरी उन पर कार्रवाई है, उतनी ही उनकी सुरक्षा की चिंता भी होनी चाहिए, क्योंकि ये देश कानून और संविधान से चलेगा, भीड़ तंत्र और उसकी भावनाओं से नहीं चलेगा। तो ये थी बड़ी खबर, अब दिन की सुर्खियां। पहली सुर्खी संसद से आई। 18 जुलाई से संसद के मॉनसून सत्र की शुरुआत होगी। लोकसभा सचिवालय की तरफ से ये जानकारी दी गई।
संसद का मानसून सत्र 13 अगस्त को समाप्त हो जाएगा। मानसून सत्र के पहले दिन भारत के राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव होगा। वहीं उपराष्ट्रपति पद के लिए चुनाव 6 अगस्त को होगा। बात राष्ट्रपति चुनाव की चली है तो एक अपडेट और है। शिरोमणि अकाली दल और जनता दल सेकुलर ने एनडीए उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू को समर्थन देने का फैसला किया है। अकाली दल के नेता सुखबीर बादल और जेडीएस प्रमुख एचडी देवेगौड़ा ने बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से बात करने के बाद ये घोषणा कर दी है। दूसरी सुर्खी वित्त मंत्रालय से आई। केंद्र सरकार ने सोने पर बेसिक इंपोर्ट ड्यूटी 7.5% से बढ़ाकर 12.5% कर दी है। ये कदम सोने के आयात पर अंकुश लगाने की कवायद के चलते उठाया गया है, क्योंकि रुपया रिकॉर्ड निचले स्तर पर $1 के मुकाबले 79.11 रुपए पर आ गया है। भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सोने का खरीदार है और मई में कुल 107 टन सोने का आयात हुआ है। जून में भी बड़ी मात्रा में सोने के आयात के आसार हैं। सोने के आयात में होने वाली बढ़ोतरी से चालू खाता घाटे पर दबाव बढ़ने लगा है। इसे नियंत्रित करने के लिए बेसिक इंपोर्ट ड्यूटी को बढ़ाने का फैसला किया गया। इसे थोड़ा आसान भाषा में भी समझ लेते हैं। भारत में सोने की बहुत डिमांड है। अपनी डिमांड को पूरा करने के लिए भारत बाहर यानी विदेश से सोना आयात करता है और इसका भुगतान भारत सरकार को महंगे डॉलर में करना पड़ता है। इससे देश का चालू खाता घाटा बढ़ता है। ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक चालू खाता घाटा पिछले साल के मुकाबले करीब 2 गुना हो गया है। इसी चालू खाता घाटे को नियंत्रित करने के लिए सरकार आयात पर टैक्स लगाती है। सोने के अलावा सरकार ने डीजल पर 13 रुपए, पेट्रोल और विमानन ईंधन के निर्यात पर 6 रुपए प्रति लीटर विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क सेस बढ़ाने का फैसला किया है। वित्त मंत्रालय ने कहा कि इन प्रोडक्ट्स के निर्यात से ऑयल रिफाइनरीज को काफ़ी फायदा हो रहा है। इस वजह से घरेलू बाजार में तेल की कमी हो रही है। इसलिए देश से डीजल, पेट्रोल और विमानन ईंधन निर्यात करने पर सेस बढ़ाने का फैसला किया गया है। इसका घरेलू कीमतों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तीसरी सुर्खी असम से है। मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के खिलाफ मानहानि का केस दर्ज कराया है। दरअसल बीते 4 जून को मनीष ने हिमंता बिस्वा पर पीपीई किट के ठेके में भ्रष्टाचार का आरोप लगाया था। सिसोदिया ने कहा था कि मार्च 2020 में स्वास्थ्य मंत्री रहते हिमंता की पत्नी की कंपनी को बिना टेंडर पीपीई किट के ठेके दिए गए। सिसोदिया ने दावा किया था कि असम सरकार दूसरी कंपनी से 600 रुपए में पीपीई किट खरीद रही थी, लेकिन इसके बावजूद शर्मा की पत्नी और बेटे के स्वामित्व वाली कंपनी को 990 रुपए में पीपीई किट का ठेका दिया गया। हिमंता ने सिसोदिया के आरोपों को बेबुनियाद बताया था और उनके खिलाफ मानहानि का केस करने की बात कही थी। शर्मा की पत्नी रिंकी भुइयां शर्मा ने पहले ही सिसोदिया के ऊपर 100 करोड़ रुपए की मानहानि का केस कर रखा है। अब कामरूप के सीजीएम कोर्ट में हिमंता बिस्वा शर्मा ने भी मानहानि का केस दर्ज करवाया है। चौथी सुर्खी दिल्ली हाईकोर्ट से है। ऑल्ट न्यूज़ के को फाउंडर मोहम्मद जुबैर की गिरफ्तारी और पुलिस रिमांड की वैधता को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी कर 2 हफ्ते में जवाब मांगा है। अब मामले की सुनवाई 27 जुलाई को होगी। दिल्ली पुलिस ने जुबैर को 27 जून की शाम धार्मिक भावनाएं आहत करने के आरोप में गिरफ्तार किया था। 28 जून को पटियाला हाउस कोर्ट की मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट ने उन्हें 4 दिन की पुलिस रिमांड में भेजा था। ये रिमांड 2 जुलाई को खत्म हो रही है। कल दिल्ली पुलिस फिर से जुबैर को पटियाला हाउस कोर्ट में पेश करेगी। 5वीं सुर्खी में बात महाराष्ट्र की। बीजेपी विधायक राहुल नार्वेकर ने विधानसभा अध्यक्ष पद के लिए नामांकन कर दिया है। बीते दिन यानी 30 जून को शिवसेना के बागी गुट के नेता एकनाथ शिंदे ने मुख्यमंत्री, जबकि बीजेपी नेता और पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। आपको बता दें कि महाराष्ट्र विधानसभा में स्पीकर का पद 2 साल से खाली है। 3 और 4 जुलाई को महाराष्ट्र विधानसभा का 2 दिवसीय विशेष सत्र बुलाया गया है। 3 जुलाई को स्पीकर का चुनाव होगा, जबकि 4 जुलाई को एकनाथ शिंदे को अपना बहुमत साबित करना होगा। शिंदे गुट के विधायकों के लिए आज सुप्रीम कोर्ट से राहत भरी खबर भी आई। ठाकरे गुट ने उन 16 बागी विधायकों को सस्पेंड करने की मांग की थी जिनके खिलाफ अयोग्यता की कार्रवाई शुरू की गई है। इन 16 विधायकों में महाराष्ट्र के नए सीएम एकनाथ शिंदे का नाम भी शामिल है। शिवसेना के चीफ विप सुनील प्रभु की इस याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर तुरंत सुनवाई से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि वो इस पर 11 जुलाई को ही सुनवाई करेगी, जब महाराष्ट्र से संबंधित बाकी अर्जियों पर सुनवाई होगी। उधर महाराष्ट्र में नई सरकार बनने के बाद पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने
नए मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और भाजपा नेताओं पर निशाना साधा है। उद्धव ठाकरे ने यह भी कहा कि अगर अमित शाह ने शिवसेना और बीजेपी के बीच हुई ओरिजिनल डील के साथ छेड़छाड़ ना की होती तो महाविकास आघाड़ी गठबंधन ना बनता और आज बीजेपी नेता मुख्यमंत्री होता। मग त्यावेळेला नकार देऊन आता हे असं का केलं भारतीय जनता पक्षाने? हा एक माझ्याचप्रमाणे महाराष्ट्रातल्या जनतेला पडलेला प्रश्न आहे की असं का घडलं की शिवसेना तुमच्याशी अधिकृत सोबत होती, लोकसभेत तुमच्या बरोबर होतो, विधानसभेत आपण बरोबर होतो, विधानसभा किंवा लोकसभा निवडणुकीच्या आधी जे ठरलं होतं ते हेच तर ठरलं होतं। मला कशाला मध्ये मुख्यमंत्री बनायला लावलं? जर तसं घडलं असतं तर महाविकास आघाडीचा जन्मच झाला नसता। मीडिया के साथ बातचीत के दौरान उद्धव ठाकरे ने आरे जंगल को लेकर हालिया फैसले पर चिंता जाहिर की है। उन्होंने नई सरकार से अपील की कि उनके ऊपर जो गुस्सा है उसे मुंबई के लोगों पर ना निकाला जाए। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने अपनी पहली कैबिनेट बैठक में ही मेट्रो कार शेड प्रोजेक्ट को आरे में लागू करने का फैसला किया था। आरे में मेट्रो कार शेड बनाने को लेकर शिवसेना और बीजेपी के बीच लंबा विवाद रहा है। दरअसल आरे मुंबई शहर के अंदर बसा एक ग्रीन लैंड है। यहाँ पर लगभग 5 लाख पेड़ हैं और यहाँ जानवरों और पक्षियों की कई प्रजातियाँ पाई जाती हैं। इस स्थान की हरियाली की वजह से इसे ग्रीन लंग ऑफ मुंबई कहते हैं। अब हुआ ये कि फडणवीस के कार्यकाल के दौरान यहाँ मुंबई मेट्रो ने एक मेट्रो कार शेड बनाने का फैसला किया, जिसके लिए आरे के जंगल से पेड़ों की कटाई होनी है। 2019 में पेड़ कटने शुरू हुए तो काफ़ी विरोध हुआ। फडणवीस सरकार में शामिल रही शिवसेना ने भी इसका विरोध किया था। नवंबर 2019 में महाविकास आघाड़ी की सरकार बनी तो उद्धव ठाकरे ने आरे में कार शेड बनाने के फडणवीस सरकार के फैसले को पलट दिया था। महाविकास आघाड़ी सरकार ने आरे की 804 एकड़ भूमि को सुरक्षित जंगल घोषित कर दिया था। इसकी जगह पर कंजूर मार्ग में कार शेड बनाने का निर्णय लिया गया था। हालांकि बॉम्बे हाई कोर्ट ने दिसंबर 2020 में कंजूर मार्ग में कार शेड बनाने के फैसले पर रोक लगा दी गई थी। बीजेपी ने दावा किया था कि कार शेड को आरे से बाहर करने का निर्णय ठाकरे के अहंकार को संतुष्ट करने के लिए किया जा रहा है और इससे अंडरग्राउंड मेट्रो परियोजना के निर्माण में 4 साल की देरी होगी और इसकी लागत में वृद्धि होगी। सुर्खियों के बाद अब दिन का वीडियो। वीडियो डीआरडीओ यानी रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन की ओर से आया है। डीआरडीओ ने आज मानव रहित लड़ाकू विमान यानी बिना पायलट वाला फाइटर एयरक्राफ्ट विकसित करने की दिशा में बड़ी सफलता हासिल की है। ये एयरक्राफ्ट पूरी तरह स्वचालित है। कर्नाटक के चित्रदुर्ग स्थित परीक्षण रेंज में डीआरडीओ ने ऑटोनॉमस फ्लाइंग विंग टेक्नोलॉजी डिमॉन्स्ट्रेटर की पहली उड़ान का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। इस एयरक्राफ्ट को वैमानिकी विकास प्रतिष्ठान ADE बेंगलुरु ने डिज़ाइन और डेवलप किया है। ये स्ट्रेटेजिक डिफेंस टेक्नोलॉजी के विकास की दिशा में भारत के लिए महत्वपूर्ण उपलब्धि है। इस उपलब्धि के लिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने DRDO को बधाई देते हुए कहा कि इससे मिलिट्री सिस्टम में आत्मनिर्भर भारत का मार्ग प्रशस्त होगा। तो ये था आज का ललन टॉप शो। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। शुक्रिया। शुभ रात्रि।